आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इतिहास लिखा गया। बताते चलें कि 9 मई 2026 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती का दिन भी है। आज ही के दिन बंगाल के मेदिनीपुर का एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का बेटा बंगाल का 9वां मुख्यमंत्री भी बन गया है और इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी का पहला আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে वीडियो में हम आगे बढ़े हैं उससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज़ादी के 78 साल बाद बंगाल को मिल रहा है एक ऐसा मुख्यमंत्री जो ना तो उन वामपंथियों से आता है जिन्होंने 3 दशक तक इस राज्य को कुचला और ना उस टीएमसी से जिसने पिछले 14 साल बंगाल को रोज अपमानित किया, और ये नाम है सुवेंदु अधिकारी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नेता का नाम नहीं है, ये वो है जिस पर मोदी और शाह की जोड़ी ने बंगाल का सबसे बड़ा दांव लगाया। और सबसे बड़ा दांव क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बदलनी है, कुछ और बहुत बड़ा बदलना है। वो क्या है और सुवेंदु ही क्यों? चलिए आज यही समझते हैं, अंत तक जुड़े रहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है आजादी से बहुत पहले, पूर्व मेदिनीपुर के कांथी इलाके के कारकुली गांव में। सुवेंदु के दादा केनराम अधिकारी और दादी कंदबिनी अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे और उनका घर भी कोई साधारण घर नहीं था। 1929 से 1943 के बीच अंग्रेजों ने इस एक घर को 4 बार जलाया। जुर्म सिर्फ इतना कि ये घर भारत की आजादी के लड़ाकों का ठिकाना था। मेदिनीपुर वो जिला है जहां ताम्रलिप्त जातीय सरकार यानी अंग्रेजी शासन के दौरान समानांतर सरकार बनाई गई थी, जहां मांदगिनी हजरा ने 73 साल की उम्र में तिरंगा थामे शहादत दी थी। राख से उठा, फिर बना, फिर जला, फिर बना 4 बार। 15 दिसंबर 1970 को इसी देशभक्त छत के नीचे सुवेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। एक बच्चा जिसने अंग्रेजी राज की सबसे क्रूर मार झेलकर भी मेदिनीपुर की मिट्टी न छोड़ने वाले परिवार की विरासत पाई। इस बच्चे की रगों में अगर एक चीज बहती थी तो वो थी बगावत। और याद रखिए ये एक बात, कारकुली का जला हुआ घर, क्योंकि इसी घर की कहानी आगे चलकर मोदी शाह के दांव से जुड़ने वाली है। 1995 में 25 साल की उम्र में सुवेंदु के कांथी म्यूनिसिपैलिटी से कांग्रेस के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा और फिर पिता शिशिर अधिकारी के साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में आए। यहीं से शुरू हुई वो जोड़ी जिसने 3 दशक पुराना लाल किला धराशाही किया और इसका असली टर्निंग पॉइंट आया 2007 में नंदीग्राम में। बुद्धदेव भट्टाचार्य की वामपंथी सरकार ने नंदीग्राम में इंडोनेशिया की सलीम ग्रुप के लिए केमिकल हब का ऐलान कर दिया। जमीन छीनी जा रही थी, किसान पिसे जा रहे थे। ममता ने सिंगूर का मोर्चा अपने हाथ में रखा और नंदीग्राम का पूरा जिम्मा सौंपा अपने सबसे भरोसेमंद सिपासलार को। सीपीआईएम के 3 बार के सांसद लक्ष्मण सेठ की कीलेबंदी थी। चारों तरफ वामपंथी कैडर का पहरा था, लेकिन सुवेंदु डटे रहे। 14 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग में 14 लोग मारे गए और वो दिन वो टर्निंग पॉइंट बना जिसने लाल राज उखाड़ फेंका। 2011 में जब टीएमसी सत्ता में आई तो उसकी नींव में सिंगूर की ईंट थी, लेकिन छत नंदीग्राम की थी और वो छत इसी आदमी ने बनाई थी। इसके बाद वो तमलूक से लोकसभा पहुंचे। 2016 में नंदीग्राम से विधायक बनकर ममता सरकार में परिवहन मंत्री बने। जंगल महल का संगठन जमीन से खड़ा किया। ये वो दौर था जब टीएमसी में अगर ममता सीईओ थी तो सुवेंदु सीओओ थे। लेकिन फिर शुरू हुई वो कहानी जो हर परिवारवादी पार्टी की कहानी है। ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पार्टी का असली नंबर 2 जो बाय डिफॉल्ट सुवेंदु थे, वो जगह बाईपास करके भतीजे को दे दी गई, जिसने पार्टी को जमीन से उखाड़कर सिंहासन पर बिठाया। उसे ही किनारे लगा दिया गया। और फिर आया 19 दिसंबर 2020 का दिन, जब मेदिनीपुर के कॉलेज ग्राउंड में अमित शाह की रैली में सुवेंदु ने भगवा गमछा पहना और एक प्रतिज्ञा ली, मैं ममता बनर्जी को बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री बनाकर रहूंगा। 5 साल 5 महीने, बस इतना ही समय लिया उन्होंने इसको पूरा करने में। लेकिन यहां रुकिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक नाराज नेता और उसकी बगावत की कहानी है तो आप बंगाल की असली कहानी मिस कर रहे हैं। जिस वक्त सुवेंदु अपनी निजी लड़ाई लड़ रहे थे, उसी वक्त मोदी और शाह एक और भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। एक ऐसी लड़ाई जो किसी एक चुनाव से बहुत ऊपर थी। मोदी शाह के लिए बंगाल कभी एक राज्य था ही नहीं, बंगाल उनके लिए एक पुराना कर्जा था।
याद रखिए, आज की बीजेपी की रीढ़ जो भारतीय जनसंघ है, उसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद बंगाल की मिट्टी से थे। 1952 के पहले आम चुनाव में जनसंघ को पूरे भारत में सिर्फ 3 लोकसभा सीटें मिली और उनमें से 2 बंगाल से आई। पहली सीट थी कलकत्ता साउथ ईस्ट, जहां से खुद डॉक्टर मुखर्जी जीते, और दूसरी सीट मेदिनीपुर झारग्राम। जी हाँ, वही मेदिनीपुर जहां से दुर्गा चरण बनर्जी जीते थे, जनसंघ के दूसरे सांसद। और वो जला हुआ घर जो हमने आपको याद रखने को कहा था, जी हाँ, वो इसी मेदिनीपुर में था। यानी जिस जमीन ने जनसंघ को उसके पहले 2 सांसदों में से एक दिया, उसी जमीन ने 74 साल बाद बीजेपी को उसका पहला बंगाल मुख्यमंत्री भी दे दिया। मेदिनीपुर ने भाजपा को बंगाल से पहले चुनाव में सांसद और पहला मुख्यमंत्री दोनों दिया। लेकिन बंगाल का कर्ज चुकाने का सवाल तभी उठता है जब आप समझें कि बंगाल को कौन सी हालत में पहुंचा दिया गया था। वो बंगाल जो चैतन्य महाप्रभु की भूमि थी, ठाकुर रामकृष्ण की भूमि थी, स्वामी विवेकानंद की भूमि थी, बंकिम चंद्र की भूमि थी, जिसने भारत को वंदे मातरम दिया, राष्ट्रगान दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए। वही बंगाल पिछले 50 साल में चोट खाता रहा। पिछले 3 दशक लाल राज की, फिर 14 साल टीएमसी की। और टीएमसी के राज्य में माँ, माटी और मानुस के नारे और स्नेह और वात्सल्य को अपने नाम में संजोए ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल को जिस तरह से चोट पर चोट पहुंचाई गई, वो आज बंगाल की जनता के मन में बंगाल के प्रति नफरत और घृणा में साफ दिखती है। संदेश खाली, जहां टीएमसी के स्ट्रॉन्गमैन शेख शाहजहां हिंदू महिलाओं को रात में पार्टी ऑफिस बुलाते थे। आरजीकर, जहां एक डॉक्टर बेटी का ऑन ड्यूटी बलात्कार हुआ और लाश सेमिनार हॉल में मिली। बीरभूम, संदेश खाली, करमहाटी, हर जगह बेटियों पर हमला, अवैध घुसपैठ जिसने बंगाल के डेमोग्राफिक्स को हिला दिया, फर्जी वोटर लिस्ट जिसमें लाखों रोहिंग्या और बांग्लादेशी नाम जोड़े गए। बंगाल ने पिछले 50 साल में सब कुछ देखा और बंगाल धीरे धीरे बांग्लादेश 2 बनता चला गया। और ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक रणनीति थी। मोदी और शाह ने इस रणनीति को सबसे पहले देखा और उन्होंने तय किया कि बंगाल को इस ढलान से वापस खींचना है। शाह ने 2020 में दक्षिणेश्वर मंदिर में खड़े होकर एक डिक्लेरेशन किया था। बंगाल चैतन्य महाप्रभु, ठाकुर रामकृष्ण और विवेकानंद की भूमि है। इसकी अस्मिता तुष्टीकरण की राजनीति से धूमिल कर दी गई है। ये कोई चुनावी बयान नहीं था, ये एक मिशन स्टेटमेंट था और हर मिशन को जमीन पर उतारने के लिए एक आदमी चाहिए होता है। मोदी शाह को वो आदमी कहाँ मिला? एक तरफ था एक नेता जिसकी विरासत खुद बंगाल की बगावत से बनी थी, जिसने नंदीग्राम से लाल राज को उखाड़ने का प्रशिक्षण पहले ही ले रखा था और जो ममता के दरबार से निकलकर खुले मैदान में खड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ थे मोदी शाह और उनकी भाजपा एवं वृहद संघ परिवार, जिसके लिए बंगाल एक सिविलाइजेशनल मिशन था। जब ये सभी एक जगह आए तो ये कोई आम राजनीतिक गठजोड़ नहीं था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, बंगाल के पुराने कर्ज चुकाने का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक बार का दांव नहीं था, ये 5 साल का धैर्य था। 2021 में जब बीजेपी सिर्फ 77 सीट पर रुकी, बहुत लोगों ने कहा दांव गलत लग गया। ममता तीसरी बार जीत चुकी थी। सुवेंदु ने भी नंदीग्राम में सिटिंग सीएम ममता को 2021 में हराया, लेकिन सरकार नहीं बनी। यहां कमजोर नेतृत्व पीछे हट जाता, मोदी और शाह नहीं हटे। पार्टी ने सुवेंदु को विपक्ष का नेता बनाया और उन्हें एक ही काम दिया, जमीन पर डटे रहो, संदेश खाली पर खड़े रहो, आरजीकर पर खड़े रहो, हर मुद्दे पर खड़े रहो, बाकी हम संभाल लेंगे। और सुवेंदु डटे रहे और 2026 में ममता को उनके अपने गढ़ भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा वोटों से धूल चटाई, साथ ही नंदीग्राम में 10,000 वोटों से जीते। एक बैठे हुए मुख्यमंत्री को 2 अलग अलग चुनावों में 2 अलग अलग सीटों पर हराने का यह रिकॉर्ड आखिरी बार 1967 में बना था। 59 साल बाद सुवेंदु ने वो रिकॉर्ड तोड़ा और बीजेपी का स्कोर 293 में से 207, 77 से 207, 5 साल एक जमीन से जुड़ा नेता और उस पर मोदी शाह का भरोसा, भाजपा परिवार का भरोसा और साथ। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी देख लीजिए, क्योंकि बंगाल में राजनीति की कीमत खून से चुकाई जाती है। 2013 में सुवेंदु के पीए प्रदीप झा रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। 2018 में उनके निजी बॉडीगार्ड सुब्रत चक्रवर्ती कांथी पुलिस बैरक के अंदर गोली से मरे पाए गए। पुलिस ने आत्महत्या बताया, उनकी पत्नी ने हत्या बताई। सीआईडी जांच कोर्ट के आदेश से रुक गई। 2021 में सहयोगी पुलक लाहिड़ी संदिग्ध हालात में मरे और इसी हफ्ते
6 मई 2026 को चुनाव नतीजों के सिर्फ 2 दिन बाद मध्यम ग्राम में सुवेंदु के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ को मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने पीछा करके गोली मार दी। सुवेंदु ने भावुक होकर कहा, उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो सुवेंदु अधिकारी का पीए था। अगर मैंने भवानीपुर में मुख्यमंत्री को नहीं हराया होता तो शायद ये नौजवान आज जिंदा होता। चंद्रनाथ की मां हसीरानी रथ ने रोते हुए कहा, जो सत्ता में थे उन्होंने वही किया जो धमकी दी थी। 13 साल, 4 साथी, 4 खून, ये है इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत। और इन सब के बीच चुनाव से ठीक पहले मोदी शाह ने एक आखिरी मुहर लगाई। 26 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता आए और 1703 का बना ठनठनिया कालीबाड़ी कोलकाता का सबसे पुराना और जागृत काली मंदिर, जहां रामकृष्ण परमहंस खुद मां सिद्धेश्वरी की पूजा करते थे, वहां माथा टेका। मोदी जी ने एक खुली चिट्ठी में लिखा, शायद मां काली खुद मुझे ऊर्जा भर रही थी। और कल 8 मई को अमित शाह कोलकाता पहुंचते ही सीधे मां भवतारिणी के दर्शन करने पहुंचे। एक तरफ ममता थी, सिलीगुड़ी में 216 फीट का महाकाल मंदिर, दीघा में जगन्नाथ पर 250 करोड़ सब इलेक्शन से ठीक पहले। दूसरी तरफ मोदी और शाह, जो माथा टेकने नहीं बल्कि एक छीनी हुई विरासत वापस लेने आए थे। जनता ने सीजनल भक्तों और स्थानीय भक्तों का फर्क समझ लिया। और इसीलिए आज जब सुवेंदु अधिकारी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेते हैं तो ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री की शपथ नहीं होगी, ये बंगाल की दूसरी आजादी होगी। पहली आजादी 1947 में अंग्रेजों से मिली थी और उस लड़ाई की कीमत भी मेदिनीपुर ने चुकाई थी। आज 79 साल बाद उसी मेदिनीपुर का बेटा वो शासन खत्म कर रहा है जो बंगाल को अपने ही घर में पराया बनाने पर तुला हुआ था। लेकिन ये सिर्फ सुवेंदु की वापसी नहीं है, ये उस पूरी विरासत की वापसी है जिसने भारत को विवेकानंद, टैगोर और नेताजी दिए। मोदी शाह ने उस विरासत को राजनीतिक हथियार दिए। सुवेंदु उस हथियार का सबसे तेज धार बने और बंगाल की जनता ने वो धार खुद उठाई। द व्हील हैज टर्न्ड, मां काली हैज आंसर्ड। बंगाल ने अपनी असली पहचान ली है। आज जो शपथ ली गई वो सिर्फ संविधान की शपथ नहीं है, ये उस जलते हुए घर की शपथ है, उन 4 साथियों के खून की शपथ है और उस हर बंगाली की शपथ है जिसने ये दिन देखने के लिए चुपचाप इंतजार किया। जय मां काली, जय बांग्ला, जय हिंद।